Today our topic of discussion is anti-TB drugs. मोस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आज हम इसे डिस्कस करेंगे। पहले जो आपको पता होना चाहिए कौन सी फर्स्ट लाइन थेरेपी है जो टीबी में यूज़ होती है। टीबी है क्या चीज़, टीबी किससे होती है, ये कॉमन क्वेश्चन है जो कि आपको पता होना चाहिए। टीबी बेसिकली एक बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो कि एसिड फास्ट बेसिलाई है, ठीक है। एसिड फास्ट बेसिलाई, इस पे ग्राम स्टेनिंग नहीं होती। ये ग्राम स्टेनिंग या डाई है उसको रिटेन नहीं करता क्योंकि इसकी जो वो लिपोफिलिक जो है वाल है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये डाई को रिटेन नहीं करता। तो इसकी वजह से इसे एसिड फास्ट बेसिलाई कहते हैं। अब ये जो है आम सिंगल थेरेपी को रिस्पांस नहीं करता और बहुत जल्द रेजिस्टेंस शो करता है, जिसकी वजह से जो पहले दौरों में बहुत ज़्यादा मौत होती है टीबी की वजह से। अब जो है हमारे पास फर्स्ट लाइन थेरेपी जो है वो यूज़ होती है, उसको हम एक वैसे मैंने एक नाम दिया हुआ पैरिस, पी फॉर पैराजिनामाइड, ई फॉर एथिम्ब्यूटाल, आर फॉर रिफेम्पिन, आई फॉर एसोनियाजिड, एस फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। पैरिस, इसमें जो इंटेंसिव थेरेपी है, इंटेंसिव थेरेपी में ये चारों ड्रग यूज़ होती है। इंटेंसिव थेरेपी 2 मंथ के लिए चलती है, ठीक है, पेशेंट की। और जो कंटिन्यूएशन थेरेपी है जो कंटिन्यूस चलती है उसमें एसोनियाजिड और रिफेम्पिन ये चलती हैं। होता यूँ है कि जो अर्ली थेरेपी है उसमें जो है पैराजिनामाइड ये बहुत अच्छा रिस्पांस देती है और बहुत ही बेहतर रिजल्ट देती है, जबकि बाद में फिर हम इन्हें डिसकंटिन्यू कर देते हैं ड्यू टू सीवियर साइड इफेक्ट हेपेटोटॉक्सिक। ये हेपेटोटॉक्सिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से एथिम्ब्यूटाल और पैराजिनामाइड डिसकंटिन्यू हो जाते हैं। बाकी कंटिन्यूएशन थेरेपी में एसोनियाजिड और रिफेम्पिन ये 2 कंटिन्यू चलते। रिफेम्पिन की फिर आगे 2 और इनके डेरिवेटिव्स हैं 3-4, रेफाब्यूटिन, रेफापेंटिन, ये आगे डिस्कस करेंगे जब। अब जब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस हो जाए तो उसमें क्या करते हैं हम, क्लोफेजिमीन, ठीक है, और लाइनेजुलेट, ये हमने कल डिस्कस किया था। लाइनेजुलेट प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है 23S के साथ और 70S इनिशिएशन कम्प्लेक्स नहीं बनने देता और ये बैक्टीरियोस्टेटिक है, लेकिन एक के लिए साइडल है, स्ट्रेप्टोकोकाई के लिए मैंने बताया था। और सीरोटिनिन सिंड्रोम करता है मोनोअमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर के साथ, सेलेक्टिव सीरोटिनिन रीअपटेक इनहिबिटर के साथ, ठीक है। ये उनके साथ सीरोटिनिन सिंड्रोम काज करता है। अब हम स्टार्ट करते हैं एसोनियाजिड, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली ड्रग है टीबी में। एसोनियाजिड एक प्रो ड्रग है। प्रो ड्रग उन अद्वियात को कहते हैं कि जो पहले इनएक्टिव हों जिसम में जाके एक्टिव होती है। ये एक्टिवेटेड बाय माइकोबैक्टीरियल कैटालेज पेरोक्सीडेज, एक एंजाइम है जो इसे एक्टिव करता है, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, एसोनियाजिड जो है ये एसिटाइल कैरियर प्रोटीन रिडक्टेज, ठीक है, एक एंजाइम, और दूसरा एंजाइम कौन सा है, बीटा कीटोएसाइल माइकोलिक एसिड, इनको इनहिबिट करती है जिससे माइकोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है। अब जबकि माइकोलिक एसिड जो है वो एसेंशियल पार्ट है, वाइटल पार्ट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की सेल वॉल का, ठीक है। जब वो इनहिबिट हो जाएगा तो सेल वॉल सिंथेसिस डिसरप्ट हो जाएगी। तो इस तरह ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कंप्लीट होता है। इसका मेटाबॉलिज्म होता है एन-एसिटाइलेशन और हाइड्रॉक्सिलेशन। एसिटाइलेशन में मैं आपको एक और बात बताऊं, कुछ लोग स्लो एसिटाइलेटर होते हैं, कुछ फास्ट एसिटाइलेटर होते हैं, ठीक है। स्लो एसिटाइलेटर के अंदर इनकी हाफ लाइफ 3 आवर्स है और जो फास्ट एसिटाइलेटर है उनके अंदर इसकी हाफ लाइफ 1 आवर है, 1 घंटा है, ठीक है। हेपेटाइटिस इसका साइड इफेक्ट है, मकसद है कि जो हेपेटिक इम्पेयरमेंट है वो करता है। अल्कोहल और रिफेम्पिन के साथ इसका जो है वो, अगर वो एक पेशेंट अल्कोहल और रिफेम्पिन यूज़ करे तो उसके अंदर हेपेटिक इम्पेयरमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी, नंबनेस वगैरह होती है, और पैरेस्थीजिया, ये बहुत ही मकसद है कि इसका कॉमन साइड इफ़ेक्ट है और इसके लिए फिर हम पैरिडॉक्सिन विटामिन B6 देते हैं जो कि एज एंटीडॉट वगैरह या इसको मैनेज करने के लिए देते हैं। दूसरी ड्रग है रिफेम्पिन, मैक्रोसाइक्लिक एंटीबायोटिक है, ठीक है। इसकी जो डेरिवेटिव है रेफाब्यूटिन और रेफापेंटिन, ठीक है, ये भी यूज़ होते हैं। रिफेम्पिन चूँकि साइटोक्रोम P450 सिस्टम को इंड्यूस करती है तो बहुत सी ड्रग्स हैं जो साइटोक्रोम P450, साइटोक्रोम 3A4, साइटोक्रोम 2D6, साइटोक्रोम 2C19, इनके साइटोक्रोम 1A2, ठीक है, इनसे मेटाबोलाइज होती हैं।
तो होता यूँ है कि जब ये उसको इंड्यूस करेगा तो बहुत सी अद्वियात की जो हाफ लाइफ है वो कम हो जाएगी, ठीक है, मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाएगा। तो ये ऑटो इंडक्शन भी करता है। ऑटो इंडक्शन ये है कि ये खुद अपने जो है ना मेटाबॉलिज्म तेज़ कर देता है, खुद अपना मेटाबॉलिज्म, इसकी फिर डोज बढ़ानी पड़ती है। अब ये इसको एज अ सिंगल थेरापी हम नहीं देते, कभी भी टीबी के अंदर सिंगल थेरापी हम नहीं देते, क्योंकि ये रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। इसका एक साइड इफेक्ट है, ये आपकी बॉडी सिक्रीशंस को ऑरेंज रेड कलर कर देते हैं। ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं, इसको आपने जेहन में रखना है। वोमिटिंग, रैश, ठीक है। अगर एक पेशेंट को HIV है, ठीक है, मकसद उसको एड्स है, ठीक है, तो उसमें फिर हम रेफाब्यूटीन देते हैं, क्योंकि उसके साथ उसकी प्रोटीएज इनहिबिटर, एंटीवायरल चल रहे होते हैं, प्रोटीएज इनहिबिटर, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर चल रहे होते हैं, ठीक है, वो एंटीवायरल्स हैं जो एड्स पेशेंट में चल रहे होते हैं। तो उसमें फिर इसकी वजह से 40% जो है ये ड्रग इंट्रैक्शन कम हो जाता है रेफाब्यूटीन की वजह से, ठीक है। आगे जो नेक्स्ट ड्रग है वो है पैराजिनामाइड, ठीक है। पैराजिनामाइड जो है क्या करती है, ये भी जो है प्रो ड्रग है, ये एक्टिव होती है। पैराजिनामाइडेज एक एंजाइम है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो माइकोबैक्टीरियम उसके अंदर पाया जाता है, और ये इसकी जो एक्टिव फॉर्म है वो पैराजिनोइक एसिड है। ये भी लिवर टॉक्सिसिटी करती है और पेनिट्रेट टू CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर पेनिट्रेट करती है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है हाइपर यूरिसीमिया, यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज करती है, ठीक है। इसकी अर्ली जो है ना, अर्ली बेनिफिट्स ज़्यादा होते हैं जब हम स्टार्ट करते हैं थेरापी, अर्ली बेनिफिट्स ज़्यादा है, इसी वजह से इसे 2 मंथ बाद डिसकंटिन्यू कर देते हैं। सेकेंड जो एथेनब्यूटाल, एथेनब्यूटाल बैक्टीरियोस्टैटिक इन नेचर है, इनहिबिट अरेबिनो एसाइल ट्रांसफेरेज, ठीक है, अरेबिनो एसाइल ट्रांसफेरेज को इनहिबिट करती है, और ये एंजाइम जो है ये नेसेसरी है सेल वॉल सेंसेस के लिए, उसको डिक्रीज करती है, सेल वॉल के जो है ना वो फिर डिसरप्ट करती है, सेल वॉल नहीं बन पाती तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, एथेनब्यूटाल। अब इसका एक बड़ा सीवियर किस्म का साइड इफेक्ट है ऑप्टिक न्यूराइटिस, ये MCQs आ सकता है। पेशेंट जो है वो रेड और ग्रीन कलर में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, ठीक है, और वो उनके अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, और ये भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ाता है, ठीक है। ये भी जो है थेरापी सिर्फ 2 मंथ के लिए चलती है, इंटेंसिव थेरापी में इसका वो है पार्ट बाद में वो डिसकंटिन्यू हो जाती है। साइक्लोसेरीन, ये सेकंड लाइन ड्रग्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल एंटी टीबी ड्रग्स हैं, सेकंड लाइन में फ्लोरोक्विनोलोन्स भी आ जाते हैं, साइक्लोसेरीन भी आ जाते हैं, मैक्रोलाइड्स भी आ जाते हैं, ठीक है, क्लोफेजामीन भी आ जाते हैं, ये ड्रग्स आ जाते हैं। साइक्लोसेरीन क्या करती है, डिसरप्ट डी एलानिन इनकॉर्पोरेशन और सेल वॉल सेंसेस इनहिबिट करती है। इसकी टॉक्सिसिटी CNS टॉक्सिसिटी है, और जबकि जो लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी जो कि स्किन डिजीज है, उसके अंदर क्लोफेजामीन और डेप्सोन यूज होते हैं। डेप्सोन सल्फोनामाइड्स है और डाईहाइड्रोटेरेट सिंथेज उसको इनहिबिट करता है, और फोलिक एसिड सिंथेज इनहिबिटर है, तो उसके साइड इफेक्ट भी उसी तरह जैसे हमने सल्फोनामाइड को डिस्कस किया था, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया वगैरह इस तरह के, ठीक है। तो ये जो क्लोफेजामीन है ये बैक्टीरियोस्टैटिक इन नेचर है, और WHO ने से अभी इनकॉर्पोरेट कर दिया जब एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंस रिजीम है उसके अंदर, ठीक है। ये फेनाजीन डाई के तौर पर इसको डेरिवेटिव है, और बाइंडिंग टू DNA के साथ बाइंड होता है, रिडॉक्स रिएक्शन फ्री रेडिकल बनाता है और DNA को डैमेज करता है, ठीक है। और इसका एक साइड इफेक्ट है कि स्किन को पिंक टू ब्राउनिश ब्लैक स्किन, ये पेशेंट को जब भी आप डिस्पेंस करेंगे क्लोफेजामीन तो आप उसे ये चीज़ बताएंगे कि आपकी स्किन का कलर पिंक टू ब्राउनिश ब्लैक हो जाएगा, तो आपने परेशान नहीं होगा, ठीक है। आज मेरी तरफ से इतना।